एक अमीर लड़का जिसके पास पॉश होती है वो हमारे स्कूल के सामने खड़ा होता है और कार से उतरते ही मेरी गर्लफ्रेंड को ऑफर करता है कि वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट चले, पर मेरी गर्लफ्रेंड डायरेक्ट उसे मना कर देती है। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है, पता नहीं तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियां मेरी कार में बैठना चाहती हैं, पर फिर भी उन्हें मौका नहीं मिलता और मैं तुम्हें खुद से इन्वाइट कर रहा हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो। ये सुनने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे तुम में और तुम्हारी कार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में जो मिल्क की बोतल होती है वो उसे मेरी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर फेंक देता है और ये करने के बाद वो हंसने लगता और कहता है, तुमने देखा मुझे रिजेक्ट करने के बाद क्या होता है। पर तभी बीच में मैं आ जाता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम्हें तुम्हारा हाथ सही सलामत चाहिए कि नहीं। वो बंदा मुझे देखकर करने लगा और कहता है, तुमने मेरे हाथ पर मारा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मैं ये सुनने के बाद उससे कहता हूँ, हाँ मुझे पता है तू एक लूजर है। मैं अपनी जैकेट उतारता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता हूँ। तभी सिस्टम का एक साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। मेरी जेब में एक ब्लैक कार्ड होता है जिसे निकालने के बाद मैं एक स्माइल करता हूँ। वो अमीर लड़का आता है और मुझसे कहता है, ओए तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम लड़ सकते हो तो तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पैसे और तुम गरीब इंसान, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मेरी कार 8 लाख युआन की है, तुम्हारी कार कहाँ है। तुम्हारी अगर औकात है तो मुझे अपनी कार दिखाओ, अगर तुम्हारी कार ज्यादा महंगी होगी तो मैं तुरंत हार मान जाऊंगा। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, अब जबकि तुम इतनी ज्यादा घमंडी हो तो मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। मैं अपनी पॉकेट से अपनी लैम्बोर्गिनी रेवेंटेन की चाबी निकालता हूँ और उस अमीर लड़के को दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन सी कार है। मेरी कार को देखने के बाद वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि मेरी कार जैसी सिर्फ 21 कार सी दुनिया में है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगा हूँ और पीछे मुड़कर उस लड़के से कहता हूँ, तुम्हारी कार खटारा है और हाँ जैसा तुमने कहा था मेरी कार को देखने के बाद तुम हार मान जाओगे, इसीलिए अब यहाँ से भाग जाओ। मैं अपनी कार के डोर्स को ओपन करता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अंदर बैठ जाता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। वो अमीर लड़का पीछे से हमें जाते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है, मैं तुझे मार दूंगा। वो अपनी पॉकेट से फोन निकालता और किसी को कॉल लगाता है, हेलो मेरे भाई, एक चिंचुआन नाम के बंदे के बारे में पता लगाना है। खैर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर एक मॉल की तरफ जा रहा होता हूँ। रास्ते में मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड पूछती है, चुआन क्या ये कार तुमने रेंट पर लिया। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, इस पूरे शहर में किसी की भी इतनी औकात नहीं कि वो लैम्बोर्गिनी रेवेंटेन को रेंट पर लेगा, कोई भी इतना पागल नहीं होगा। और तुम चिंता मत करो, ये कार मेरी है, मैंने ये कार खुद को गिफ्ट दिया। उसके बाद हम लोग मॉल पहुंच जाते हैं। हम लोग एक लग्जरी ब्रांड के स्टोर में जाते हैं। वहाँ की मैनेजर जब हमें देखती है तो वो अपने मन में सोचने लगती है, ये लो एक और गरीब लोग आ गए लग्जरी स्टोर में। जब मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ के कपड़ों को टच कर रही होती है तब वो मैनेजर उससे आकर कहती है, अपने गंदे हाथों से उन्हें मत छुओ, अगर वो गंदे हो जाते हैं तो क्या तुम्हारी औकात है उन्हें खरीदने की। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम्हें जो भी पसंद आए उसे खरीद लो, पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड एक टी शर्ट को उठाती है और कहती है, मैं ये लूंगी, पर वो मैनेजर उससे आकर वो छीन लेती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की, क्या तुम्हारी औकात भी है इसे खरीदने की। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है और मैं उससे कहता हूँ, तो तुम्हारे स्टोर में कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है। ये सुनते ही वो मैनेजर कहती है, हम सिर्फ अमीर लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, ना कि भिखारियों को। ये कहने के बाद वो हंसती है। मैं एक दूसरी स्टाफ को अपने पास बुलाता हूँ। वो स्टाफ मुझे बताती है कि अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। मैं उससे कहता हूँ, क्या ये तुम्हारा पहला दिन है यहाँ पर। वो कहती है हाँ। मैं एक स्माइल करता हूँ और उससे कहता हूँ, बढ़िया। उसके बाद मैं अपनी पॉकेट से अपने ब्लैक कार्ड को निकालता हूँ और अपने कार्ड को उस स्टाफ मेंबर को देते हुए कहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने जिन भी कपड़ों को छुआ है और इस पूरे स्टोर में जितने भी कपड़े हैं वो सब पैक कर दो। ये सुनने के बाद वो मैनेजर हंसती है और कहती है, इन गरीबों से नाटक करवा लो बस, तुम्हारे हाथ में जो कार्ड है वो पक्का नकली है और अगर ये असली हुआ तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी। वो न्यू स्टाफ जाती है और मेरे कार्ड को स्वाइप करती है और वो कार्ड तुरंत अप्रूव हो जाता है। यहाँ की सारी चीजों की पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है। ये देखकर उस मैनेजर की फट जाती है, उसके फेस से पसीना आने लगता है और जैसा उसने कहा था वो मेरा पैर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप कौन है, प्लीज मेरे ऊपर रिपोर्ट मत करिएगा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। पर मैं उसे लात मारकर दूर कर देता हूँ और उसके बाद न्यू स्टाफ को अपनी लोकेशन बता देता हूँ ताकि वो सारे सामान को वहाँ पर डिलीवर कर सके और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस स्टोर से निकल जाता हूँ। उसके बाद मुझे वापस से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, मिशन कंप्लीट हो गया, आपने एक घमंडी मैनेजर को उसकी औकात दिखा दी। मिशन रिवॉर्ड के तौर पर आपके कैरेक्टर स्टेट्स को लेवल 4 का कर दिया जाएगा। आप मार्शल आर्ट्स को और भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इनहेंस किया जा रहा है। ये देखकर मैं खुश होता हूँ। उसके बाद मैं मेरी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही महंगे होटल में ले जाता हूँ जिसे देखकर वो हैरान होती है और कहती है, हे चुआन ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा होटल है। मैं उससे कहता हूँ, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मजे करो और जाओ और जाकर नहा लो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। वो टॉवल लेकर नहाने के लिए चली जाती है। उसका चेहरा पूरा लाल होता है। मैं सोफे पर जाकर लेट जाता हूँ। सिस्टम मुझसे कहता है, होस्ट की दिल की धड़कनें बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं, बढ़े भी क्यों ना, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है। सिस्टम मुझे एक साइड क्वेस्ट देता है, ऐसे माहौल में अपने आप को कंट्रोल में रखूं और अगर मैं ये साइड क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड में हिल्टन ग्रुप मिल जाएगा जो कि यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। ये देखने के बाद मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे बस मेरी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद खुद को कंट्रोल करना है और रिवॉर्ड में मुझे हिल्टन ग्रुप मिल जाएगा। ये सिस्टम तो बवाल है। तभी मेरी गर्लफ्रेंड नहा कर निकलती है। वो मुझसे कहती है, हे चुआन मुझे कपड़े बदलना है। मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे खुद को कंट्रोल करना है। मैं टीवी को ऑन करता हुआ कहता हूँ, जो कपड़े अभी हमने खरीदे हैं वो जल्द ही डिलीवर हो जाएंगे, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान नहीं दिया इसीलिए मेरा मिशन कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम मुझे बताता है कि अब मैं हिल्टन ग्रुप का मालिक बन चुका हूँ। गाइस अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर
प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे, एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड 7SRSX के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। थोड़ी देर बाद हिल्टन ग्रुप की एक सेक्रेटरी मेरे होटल में आती है और मुझसे कहती है कि आप ही मिस्टर चिंचुआन हैं। मैं उससे कहता हूँ हाँ मैं ही हूँ, तुम अंदर आ जाओ। वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहती है मैं हिल्टन ग्रुप की सेक्रेटरी हूँ, ये कंपनी का ट्रांसफर एग्रीमेंट है, प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। मैं साइन कर देता हूँ और उस कागज को फेंक देता हूँ। ये देखने के बाद वो सेक्रेटरी अपने मन में कहती है इस होटल का पूरा माहौल देखने के बाद मुझे समझ आ गया, तुम बस एक बिगड़े हुए लड़के हो जिससे लड़कियों के अलावा और कुछ नहीं पसंद। किसने सोचा था कि तुम अचानक से हिल्टन ग्रुप के मालिक बन जाओगे। खैर आगे वो सेक्रेटरी कहती है मिस्टर चुआन, ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जल्दी ही होने वाली है, आपका वहाँ पर होना जरूरी है। पर ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ मेरे पास छोटी मोटी चीजों के लिए टाइम नहीं है, किसी मैनेजर को कह दो कि वो सब हैंडल कर ले और अब से मुझे परेशान मत करना। ये सुनने के बाद वो सेक्रेटरी अपने मन में कहने लगी है इसने हिल्टन ग्रुप को छोटी मोटी चीजें कहा, ये इस पूरी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। आगे मैं उस सेक्रेटरी से कहता हूँ क्या तुम्हारे पास और कुछ बताने के लिए है? अगर तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को डिस्टर्ब मत करो। ये सुनने के बाद उस सेक्रेटरी को गुस्सा आता है, वो मुझे एरोगेंट बोलती है और अपने मन में मुझे गालियां देते हुए यहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे देखकर मैं कहता हूँ ये औरत काफी गुस्सैल है पर इसका फिगर काफी अच्छा है। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड आकर मुझसे पूछती है ये औरत जो यहाँ पर आई थी वो कौन है। मैं उसे बताता हूँ कोई भी नहीं, बस एक वर्कर, चलो इस होटल के रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने। आगे हम लोग उस बहुत ही लग्जरी रेस्टोरेंट में जाते हैं पर वहाँ का जो गार्ड होता है वो हमें रोक लेता है। वो मुझे बताता है कि एक फॉरेनर अमीर आदमी ने इस पूरे रेस्टोरेंट को ऑलरेडी बुक कर रखा है और ये जगह सिर्फ अमीरों के लिए है। मैं उससे कहता हूँ ये तुम्हारा कैसा बकवास रूल है। वो गार्ड मुझसे कहता है सर वो फॉरेनर हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हमें उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप लोग तो यहाँ के लोकल लोग हैं। उसी रेस्टोरेंट में एक स्ट्रीमर डिनर कर रही होती है और वो ये बात सुन लेती है। उसे काफी गुस्सा आता है, वो तुरंत उस गार्ड के पास जाती है और कहती है ये यहाँ का कैसा डबल स्टैंडर्ड है, तुम हमारी खुद की कंट्री के लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो और बाहर के लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। वो लड़की ये सब लाइव स्ट्रीम पर बताती है और ये सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम पर जितने भी व्यूवर्स होते हैं उन सबको काफी गुस्सा आता है। वहाँ का स्टाफ कह रहा होता है इसे रिकॉर्ड करना बंद करो। तभी ये हंगामा देखते हुए तुरंत वहाँ का मैनेजर यहाँ आता है और उस एम्प्लॉय को एक लात मारता है और मेरे पास आकर अपना सर झुकाता है और उस एम्प्लॉय से कहता है तुम पागल हो क्या, ये हमारे सबसे खास मेहमान है मिस्टर चिंचुआन, जल्दी इनसे माफी मांगो। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे देखने के बाद उस रेस्टोरेंट के सारे अमीर लोग जल जाते हैं। एक मोटा अमीर आदमी कहता है इस रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड कितने लो हो चुके हैं, अब गरीब लोग भी हमारे साथ बैठकर डिनर करेंगे। तभी मेरे पास एक वेटर आता है और मुझे मेन्यू पकड़ाता है। मैं उससे कहता हूँ यहाँ पर जो भी सबसे बढ़िया उसे लेकर आओ। ये सुनने के बाद वो वेटर कहता है सर यहाँ का सबसे बढ़िया आइटम 2 लाख युआन तक जाता है। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वेटर कहता है नहीं नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं था, वैसे आप ड्रिंक्स में क्या लेना चाहेंगे। वही अमीर आदमी जो की मेरी टेबल के आगे बैठा होता है वो कहता है उससे पूछने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसके लिए स्प्राइट ले आओ और क्या। मैं उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता हूँ 2 बोटल्स ले आओ 1974 की रोमेनी कॉन्टी की। ये सुनने के बाद वो आदमी जो की पानी पी रहा होता है उसके मुंह से पानी तक बाहर आ जाता है। वो अपनी उंगली को मेरी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है तुमने जो अभी अभी ड्रिंक ऑर्डर करी है उसका टोटल 4,80,000 युआन होता है, क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती है चुआन ये सच में काफी महंगी ड्रिंक है, इससे रहने देते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कहता हूँ अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कोई भी चीज महंगी नहीं है। हम उसी स्ट्रीमर को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था। वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मुझे अभी तक कोई भी सुपर चैट नहीं आई है। मैं अपना फोन खोलता हूँ और उसी लड़की की लाइव स्ट्रीम को देखने लग जाता हूँ क्योंकि यही वो लड़की थी जो कि मेरे लिए खड़ी हुई थी, तो मैं इसे एक छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। जैसे ही मैं ये सोचता हूँ तुरंत मुझे सिस्टम पर एक क्वेस्ट मिल जाता है, आपको इसे अच्छे से शुक्रिया बोलना है और 1 लाख की सुपर चैट्स भेजनी है। इसके रिवॉर्ड में आपको 1 लाख टिकटॉक कार्निवल्स मिलेंगे। आपको इस स्ट्रीमर को नंबर 1 स्ट्रीमर बनाना है। ये देखने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ 1 लाख की सुपर चैट्स करते करते मेरे हाथ दुख जाएंगे, फिर भी कोई ना, चलो इस स्ट्रीमर को नंबर 1 स्ट्रीमर बनाते हैं। मैं उस स्ट्रीमर को सुपर चैट्स भेजना स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखकर वो स्ट्रीमर खुश हो जाती है और मुझे शुक्रिया बोलने लगती है, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं उसे बार बार सुपर चैट्स भेजता जाता हूँ। मैं उसे इतनी सुपर चैट्स भेजे जा रहा होता हूँ कि उसकी पूरी स्क्रीन गिफ्ट से भर जाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मैं अभी भी रुकता नहीं हूँ और बार बार सुपर चैट्स किए जा रहा था। वो स्ट्रीमर मुझे बार बार शुक्रिया बोलने लगती है। जिस प्लेटफॉर्म पर वो स्ट्रीम कर रहे होते हैं वहाँ का सिस्टम क्रैश होने लगता है। जो वहाँ के एम्प्लॉइज होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। दूसरा एम्प्लॉय बताता है किसी लाइव स्ट्रीम पर कोई भर भर के गिफ्ट्स भेज रहा है, सिस्टम इतनी सारी सुपर चैट्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है। सिस्टम इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है कि उन लोगों को बैकअप सर्वर्स पर स्विच करना पड़ता है। वो लोग समझ जाते हैं कि कोई पैसों में अंधा आदमी ये सब कर रहा है। मैंने अभी तक सिर्फ 154 गिफ्ट्स ही भेजे हैं और अभी से मेरा हाथ दुखने लगा है। अभी भी बहुत सारे गिफ्ट्स बचे हैं, ये कितना ज्यादा मुश्किल है। तभी मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल आता है, उससे अर्जेंटली कहीं पर जाना होगा। मैं उससे कहता हूँ ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा, पर मेरी गर्लफ्रेंड कहती है तुम चिंता मत करो मैं कैब से चली जाऊंगी। मैं उससे कहता हूँ ठीक है सही से जाना। उसके बाद मैं वहाँ के मैनेजर को बुलाता हूँ क्योंकि हम दोनों ने उन ड्रिंक्स को अभी तक नहीं पिया होता, इसीलिए मैं उस मैनेजर से कहता हूँ वहाँ पर जो लाइव स्ट्रीमर बैठी है ये बोटल्स उसे दे दो और
उससे कहना कि मेरे लिए बोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैनेजर वैसे ही करता है जैसा मैंने कहा था। वो उन बोटल्स को उठाता है और उस लाइव स्ट्रीमर की तरफ जाने लगता है। वो जाकर वो बोटल्स को उस लाइव स्ट्रीमर को देते हुए कहता है, मिस्टर चिंचुआन ने आपके लिए ये भेजा है। वो आपका शुक्रिया बोलना चाहते हैं, उनके लिए बोलने के लिए। ये देखकर वो स्ट्रीमर हैरान हो जाती है। वो अपनी चैट से पूछती है, चैट आखिर ये किस तरह की वाइन है? उसके जो व्यूवर्स होते हैं वो उसे बताते हैं ये सबसे महंगी वाइन है, रोमेनी कॉन्टी 1974। इसकी 2 बोटल्स का प्राइस 4,80,000 युआन है। ये सुनने के बाद वो स्ट्रीमर खामोश हो जाती है। मैं उस रेस्टोरेंट से निकल जाता हूँ और अपनी रेवेंटन को ड्राइव कर रहा होता हूँ। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि ये कार मेरा पीछा कर रही है। मैं अपनी कार की स्पीड बढ़ाता हूँ पर वो कार बार बार मेरी कार पर ठोकर मारे जा रही होती है। मैं सब समझ जाता हूँ कि ये कार मेरे पीछे किसने भेजी है। ये पक्का कल वाला वही अमीर लड़का होगा। मैं अपनी कार की स्पीड को और तेज करता हूँ और कहता हूँ, अगर तुम खेलना चाहते हो तो आओ चलो खेलते हैं। हमारी कार की स्पीड की वजह से हमारी कार बार बार आपस में टकरा रही होती है। उसकी वजह से आखिर में हमारी कार बहुत ही जोर से टक्कर खाती है। मेरी और उसकी कार जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। पता नहीं कब वो बंदा अपनी कार से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। सारे लोग इस एक्सीडेंट को देख रहे होते हैं पर सबसे ज्यादा जिस चीज पर उनका ध्यान होता है वो मेरी कार पर होता है। सब लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो लैम्बोर्गिनी रेवेंटन है, एक 15 मिलियन की कार। क्या इस कार का ओनर ठीक होगा? मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ क्योंकि सिस्टम की वजह से मेरी बॉडी ऑलरेडी इनहेंस हो चुकी है। मैं उस कार का डोर खोलकर बाहर आता हूँ। मुझे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैं काम होकर अपनी कार पर बैठा हूँ और अपना फोन बाहर निकालता हूँ। मुझे ऐसा काम देखकर वो सब हैरान थे। वो लोग कह रहे होते हैं, ये बंदा गॉड तो नहीं है? ये बंदा कितना ज्यादा अमीर है, इसकी कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और ये आराम से बैठकर फोन चला रहा है। क्या सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? तभी भीड़ में से एक रिपोर्टर निकल कर आती है। वो मुझसे कहती है, सर मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है और क्या आप ठीक हैं? मैं उससे कहता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है। वो रिपोर्टर मुझसे कहती है, आपकी कार लैम्बोर्गिनी रेवेंटन है, आपको बुरा नहीं लग रहा कि ये पूरी तरह से टूट गई? मैं उससे कहता हूँ, ये वैसे भी थोड़ी पुरानी हो गई थी और ये कार मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। मैं उस रिपोर्टर से कहता हूँ, बस अब बहुत बातें हो गई। उसके बाद मैं कैब को बुलाता हूँ और उस कैब में बैठकर यहाँ से जाने लगता हूँ। वो रिपोर्टर पीछे से कह रही होती है, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है सर। वो तुरंत मेरी कैब के पीछे भागती है और उसका पैर टकरा जाता है जिसकी वजह से उसके घुटने पर चोट लग जाती है पर वो फिर भी नहीं रुकती। वो तुरंत एक टैक्सी को बुलाती है और उसमें बैठ जाती है। वो उस टैक्सी से मेरी कैब का पीछा करने के लिए कहती है। जो कैब होती है वो मेरे घर पर आकर रुकती है। मैं अपने गेट पर अपना फेस दिखाता हूँ। उसके तुरंत बाद वो गेट खुल जाता है। मेरे पीछे एक टैक्सी भी आई होती है पर मेरे घर का जो गार्ड होता है वो उसे रोक देता है। वो कहता है कि अंदर जाना मना है पर वो रिपोर्टर कहती है, मैं मिस्टर चिंचुआन की फ्रेंड हूँ और मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। वो गार्ड मुझे कॉल करता है और मुझसे कहता है, सर एक लड़की आई जो कि खुद को आपका दोस्त बता रही है, क्या हम उसे अंदर जाने दें? मैं अपने घर में बैठा सीसीटीवी कैमरा से उस लड़की को देखता हूँ और उसे पहचान जाता हूँ। मैं गार्ड से कहता हूँ, ठीक है उसे अंदर आने दो। जब वो मेरे विला में एंटर करती है तो वो लड़की हैरान हो जाती है मेरे आलीशान विला को देखकर। वो मेरे पास आती है और मुझसे कहती है, आपका पीछा करते करते मेरे पैर में चोट लग गई, असल में मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। मैं उसके पास आता हूँ और नीचे बैठकर उसके पैरों को देखने लगता हूँ। पैरों को देखने का तरीका थोड़ा अजीब है पर ठीक है कोई ना। वो मुझसे कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं उससे कहता हूँ, शांत रहो, अगर तुम अपनी चोट को और बढ़ाना नहीं चाहती हो। मैं उसे घर के अंदर ले जाता हूँ, उसे सोफे पर बैठाता हूँ और एक मेडिसिन बॉक्स लेकर आता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि अपनी स्टॉकिंग्स को उतार दे ताकि मैं उसकी चोट पर दवाई लगा सकूं। वो काफी हैरान होती है। मैं उससे कहता हूँ, जल्दी करो मुझे सोना भी है। वो अपनी स्टॉकिंग्स को थोड़ा नीचे करती है। उसके बाद मैं उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता हूँ और मेडिसिन लगाने के बाद मैं उससे कहता हूँ, इंटरव्यू को भूल जाओ, मुझे स्पॉटलाइट में आना पसंद नहीं है। वो लड़की उठकर मुझसे कहती है, पर सर अगर मैंने ये इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। मैं उससे कहता हूँ, आखिर तुम्हारी इस जॉब की सैलरी कितनी है? वो कहती है 20,000। मैं उससे कहता हूँ, अपनी उस जॉब को भूल जाओ, मेरा ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मुझे मेरे घर के लिए एक हाउसकीपर चाहिए। अब से तुम यहाँ की हाउसकीपर हो, तुम्हें सैलरी में 1 लाख युआन मिलेंगे और साथ ही में तुम यहाँ पर रह भी सकती हो। 1 लाख महीना सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है। तभी मुझे सिस्टम पर एक और मिशन आता है। आपका मिशन एक्टिवेट हो चुका है, गोल्डन हाउस ब्यूटी। अगर आप हाउसकीपर को हायर कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड में लाइफ एसेंस की एक बोतल मिलेगी जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, यहाँ तक कि आप मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। मैं उस मिशन को देखता हूँ। उसके बाद मैं इस विला का एक्सेस कार्ड निकालता हूँ और उस लड़की को दे देता हूँ और कहता हूँ, तुम ऊपर जाकर कोई भी रूम ले सकती हो और आज रात तुम यहीं रुक सकती हो। ये सुनने के बाद वो लड़की शर्माने लगती है। वो अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी। वो मुझसे कहती है, ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा, मैं अभी ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उससे कहता हूँ, आखिर तुम सोच क्या रही हो? मैं तुमसे गेस्ट रूम में रहने के लिए कह रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। मैं अपने रूम से निकलता हूँ और वो रिपोर्टर भी जिसे मैंने कल ही हायर किया है, वो सिर्फ एक व्हाइट शर्ट पहने होती है। वो मुझे देखकर मुझे गुड मॉर्निंग बोलती है। मैं उसे देखकर कहता हूँ, अब जबकि मैंने तुम्हें हायर कर लिया तो अभी से तुम अपने काम पर लग जाओ। ये सुनने के बाद वो कहती है, काम? कैसा काम? मैं उससे कहता हूँ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा, जल्दी करो। ये सुनकर वापस से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और उसके मन में वो कुछ और ही सोच रही थी। वो कहती है, हम यहीं पर शुरू हो जाए, पर अभी तो दिन हो रहा है और हम बस कल ही मिले हैं। ये सुनने के बाद मैं उससे कहता हूँ, तो क्या हुआ, मुझे भूख लग रही है,
जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाओ, मुझे खाने में नूडल्स खाने हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की पत्थर बन जाती है क्योंकि वो कुछ और ही सोच रही थी। वो अपने मन में कहती है मैं भी क्या सोच रही थी। वो शर्मा कर मेरे पास से भाग जाती है। उसके बाद उसने जो नूडल्स बनाए होते हैं मैं उन्हें खा रहा होता हूँ और उससे कहता हूँ तुम्हारी कुकिंग अच्छी है, वैसे मुझे कहीं बाहर जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी। वो मुझसे पूछती है कि हमें कहाँ जाना है। मैं उसे बताता हूँ अब जबकि मेरी कार टूट चुकी है तो मुझे एक नई कार खरीदनी है। कार के बिना ट्रैवल करना काफी मुश्किल होता है। तभी मुझे सिस्टम पर एक डेली मिशन आता है। डेली मिशन एक्टिवेटेड, आप अपनी हाउसकीपर की सर्विस को एंजॉय करिए। और क्योंकि मैं पहले से उसके बनाए खाने को खा रहा होता हूँ इसका मतलब हुआ कि मैं उसकी सर्विस को एंजॉय कर रहा हूँ, इसीलिए वो मिशन तुरंत कंप्लीट हो जाता है। और इसके रिवॉर्ड में मुझे BMW की डीलरशिप मिल जाती है, मतलब अब BMW का शोरूम भी मेरा है। ये देखकर मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। उसके बाद मैं और मेरी हाउसकीपर एक टैक्सी में बैठकर BMW के शोरूम में आते हैं। पर जैसे ही हम उस शोरूम के अंदर जाते हैं वहाँ की एक स्टाफ हमें देखकर भागते हुए आती है और कहती है ओए बिना परमिशन के तुम लोग कुछ भी छूना मत, ये बहुत ही ज्यादा महंगी कार्स हैं। अगर गलती से भी तुमसे कोई भी कार पर स्क्रैच लग जाता है तो तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके पैसे भरते रह जाओगे। पर मैं उस स्टाफ की बात पर ध्यान नहीं देता और एक कार को जाकर चेक करने लगता हूँ। और मैं अपनी हाउसकीपर से कहता हूँ ये कार काफी बढ़िया है, तुम इस कार का इस्तेमाल कर सकती हो ग्रोसरीज लाने में। ये सुनकर मेरी हाउसकीपर हैरान हो जाती है और कहती है ग्रोसरीज लाने के लिए इतनी महंगी कार। ये सुनकर वहाँ की स्टाफ हंसने लगती है और कहती है तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, BMW M4 को तुम इस्तेमाल करोगे ग्रोसरीज लाने के लिए। तभी उस शोरूम का मैनेजर आता है और वो भी ये बात सुन लेता है। वो मुझसे कहता है बच्चे अपना नाटक कहीं और जाकर करना। मैं उस मैनेजर से कहता हूँ ये डीलरशिप मेरी है तो तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। ये सुनकर वहाँ का मैनेजर हंसने लगता है और कहता है अगर तुम यहाँ के बॉस हुए तो मैं अपने घुटनों पर आकर तुम्हें अपना दादाजी कहूंगा। और वो चिल्लाते हुए सिक्योरिटीज को बुलाते हुए कहता है इसे उठाओ और बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी गार्ड मेरे और मेरी हाउसकीपर के पास आने लगता है। वो मैनेजर कह रहा होता है इन्हें जल्दी से उठाकर बाहर फेंक दो। उसके साथ वाली स्टाफ कहती है एक तो ये गरीब लोग अमीर होने का नाटक करते हैं, क्या इन लोगों को समझ नहीं आता कि ये लोग गरीब हैं। मेरी हाउसकीपर मुझसे कहती है बॉस अब हम क्या करेंगे। मैं उससे कहता हूँ बस थोड़ा सा इंतजार करो। तभी यहाँ पर एक कार आती है और इस शोरूम का बॉस भागते हुए उस कार से निकल कर आता है। वो अपने एम्प्लॉय से कहता है तुम लोग ये यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैनेजर बॉस को देखकर कहता है बॉस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। असल में यहाँ पर दो गरीब लोग आए हैं इसीलिए हम बस उन्हें भगा रहे हैं। ये सुनने के बाद वहाँ का बॉस गुस्सा हो जाता है और एक जोर का चाटा उस मैनेजर को मारता है, जो देखकर वो मैनेजर हैरान हो जाता है। वो बॉस से कहता है बॉस आखिर आपने मुझे क्यों मारा। वहाँ का बॉस तुरंत आकर मेरे कदमों में बैठ जाता है और मुझसे कहता है यंग मास्टर चिंचुआन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में काफी देर हो गई। मैं ही इस शोरूम का पुराना मालिक हूँ, सारे पेपर वर्क कम्प्लीट हो चुके हैं, अब से ये डीलरशिप आपकी है। मैं उससे कहता हूँ तो यहाँ के मालिक तुम थे। खैर जैसे ही मैनेजर ये सारी चीजें सुनता है उसके चेहरे से पसीना छूटने लगता है। मेरी हाउसकीपर कह रही होती है मेरे बॉस ने यहाँ की डीलरशिप ही खरीद ली। वहाँ का जो पुराना बॉस होता है वो वहाँ के स्टाफ पर चिल्लाता है। मैनेजर तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है। पुराना बॉस चिल्लाते हुए कहता है ये पूरी डीलरशिप मिस्टर चिंचुआन की है और तुमने उनसे बदतमीजी से बात की। वो मैनेजर अपनी गलती की माफी मांग रहा होता है। मैं हंसते हुए इससे कहता हूँ ओए तुमने तो कहा था कि तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझे दादाजी बोलोगे। वो मैनेजर अपने घुटनों पर बैठकर कहता है दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। और वो जो स्टाफ लेडी होती है वो भी मुझसे माफी मांगने लगती है। मैं उनसे कहता हूँ मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम दोनों को माफ करने का। उसके बाद मैं वहाँ के पुराने बॉस से कहता हूँ ये दोनों अब मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देने चाहिए, इन्हें नौकरी से निकाल दो। वो लोग रोते हुए अभी भी माफी मांग रहे होते हैं। वहाँ का पुराना बॉस कहता है जैसा आप कहे यंग मास्टर, मैं इन्हें तुरंत नौकरी से निकाल देता हूँ और इन्हें ब्लैक लिस्ट भी कर देता हूँ। इन दोनों को अब कहीं भी काम नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी उन दोनों को उठाकर बाहर फेंकने के लिए ले जा रही होती है। वो लोग अभी भी मुझे दादाजी बुला रहे होते हैं और मुझसे माफी मांग रहे होते हैं। जो कार मैंने पसंद करी थी उस कार की चाबी मैं पुराने बॉस से ले लेता हूँ और उससे अपनी हाउसकीपर को दे देता हूँ और उससे कहता हूँ ये लो तुम्हारी ग्रोसरी कार। वैसे मुझे भी एक कार चाहिए ताकि मैं अपने स्कूल जा सकूँ। वहाँ का बॉस मुझे कार्स दिखाने लगता और कहता है यंग मास्टर हमारे पास BMW A8 पड़ी है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे। मेरी हाउसकीपर अभी भी शौक में होती है कि सिर्फ ग्रोसरीज खरीदने के लिए मैंने उसे इतनी महंगी कार दिला दी। खैर आगे मैं उस BMW A8 को परचेज कर लेता हूँ और अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। तभी सिस्टम से मुझे एक मिशन मिलता है, मुझे 30 मिनट के अंदर स्कूल पहुँचना है और इसके रिवॉर्ड में मुझे एक प्राइवेट जेट मिलेगा। यार ये कितना खतरनाक सिस्टम है, छोटे छोटे मिशन के बदले इतने महंगे रिवॉर्ड्स। खैर मैं इस रिवॉर्ड को देखकर थोड़ा खुश हो जाता हूँ। तभी एक अमीर लड़का अपनी कार को लेकर मेरे क्लोज आता है। वो मुझसे कहता है ओए तेरी कार काफी बढ़िया है, मेरी कार के साथ रेस लगाना चाहेगा। जो भी हारेगा वो जीतने वाले को डैड बुलाएगा। मैं उस लड़के से कहता हूँ मेरे पास बच्चों वाला गेम खेलने के लिए टाइम नहीं है। वो लड़का मेरे से आगे निकल जाता है। खैर मैं 30 मिनट के अंदर अपने स्कूल पहुंच जाता हूँ, इसीलिए सिस्टम का मिशन कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम मुझे बताता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेरा प्राइवेट जेट खड़ा है। मैं ये देखकर स्माइल करता हूँ, पर तभी मैं देखता हूँ जो लड़का मुझे रास्ते में मिला था वो स्कूल के पार्किंग गार्ड को परेशान कर रहा होता है। वो लड़का उस पार्किंग गार्ड को लात भी मारता है। वो सिर्फ उसे इसलिए मारे जा रहा था क्योंकि उस गार्ड ने बस इतना कहा था कि आप अपनी कार को दूसरी जगह पार्क कर लें। वो अमीर लड़का रुकता ही नहीं है और उस गार्ड को मारते हुए कह रहा होता है
तुम्हें पता भी है कि मेरे डैड कौन है? तुम्हें आइडिया भी है कि मेरे डैड इस स्कूल में कितना फंड देते हैं? वो पार्किंग गार्ड कह रहा होता है, सर ये फायर लेन है, आप यहाँ पर कार को पार्क नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर उस लड़के को और गुस्सा आता है और वो कहता है, तू साले अभी भी मेरे से बहस कर रहा है, तू तो गया अब। वो उस गार्ड को दोबारा से मारने जा रहा होता है, पर मैं टाइम पर आकर उसके पंच को रोक लेता हूँ और उससे कहता हूँ, तेरे में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अगर तेरे बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई तो मैं सिखाऊंगा। वो लड़का मुझे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अबे चिंचुआन, तुझ में इतना एटीट्यूड कब से आ गया? तुझे पता है ना मेरे डैड कौन है? ये सुनने के बाद मैं उसे एक और थप्पड़ मारता हूँ और उससे कहता हूँ, जिसे बुलाना है बुला कर ले आ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। वो अमीर लड़का कहता है, मुझे मारने की तुम्हारी औकात कैसे हुई? मैं अभी तुम्हें इस स्कूल से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर वो अमीर लड़का चला जाता है। पार्किंग गार्ड मुझसे कहते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये लड़का जून है, वांडा ग्रुप का वारिस। मैं पार्किंग गार्ड से कहता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। मेरा एक दोस्त बताता है कि जब मैं जून को मार रहा था तब मेरी वीडियो किसी ने बना ली थी और वो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। मेरा एक दोस्त कहता है, यार तूने बिना सोचे समझे ये क्या कर लिया? जून का डैड काफी अमीर आदमी है। तभी मेरा एक टीचर भागते हुए आता है और मुझसे कहता है, चिंचुआन तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो, जून तुम्हें स्कूल से निकलवा रहा है। वो चाहता है कि तुम उसके सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगो। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, माफी मांगू और मैं? वो टीचर मुझे बताता है, तुम्हें 1 मिलियन जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये सुनने के तुरंत बाद मेरे सारे दोस्त अपनी सेविंग्स मुझे देने लगते हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि जून मुझे स्कूल से निकलवा दें। मैं उन सबका शुक्रिया बोलता हूँ, पर उनसे ये भी कहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। टीचर मुझे बताता है, जून के डैड असल में स्कूल को 50 मिलियन का डोनेशन देने वाले थे, इसीलिए स्कूल जून के डैड की बात नहीं टालेगा, स्कूल तुम्हें निकाल सकता है। सेम शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस में। एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को बताता है, प्रिंसिपल मिस्टर ली आ चुके हैं और उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आए हुए हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, मिस्टर ली को अकेला अंदर भेजो। मिस्टर ली गुस्से में अंदर आते हैं और प्रिंसिपल पर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं स्कूल में इतना डोनेशन देता हूँ पर फिर भी मेरे लड़के को यहाँ पर मारा जा रहा है। जून भी अपने डैड के साथ आया होता है और वो प्रिंसिपल को अपनी कंडीशन दिखाने लगता है। जून के डैड कहते हैं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, उस लड़के को तुरंत स्कूल से निकाल दो, वरना जो मैं 50 मिलियन का डोनेशन देने वाला हूँ वो मैं नहीं दूंगा। वहाँ पर खड़ा एक स्टूडेंट कहता है, प्रिंसिपल सर हमें लैब के लिए पैसे चाहिए, आप चिंचुआन को स्कूल से निकाल दीजिए। तभी मैं प्रिंसिपल ऑफिस में एंट्री मारता हूँ और आते ही कहता हूँ, तुम सब तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे सब्जी मंडी में आए हो। जून अपने डैड से कहता है, डैड ये वही लड़का है। जून का डैड कहता है, मैं सिर्फ एक कॉल करूंगा और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, हाँ तो करना कॉल, तुझे रोका किसने? मेरा प्रिंसिपल मुझे माफी मांगने के लिए कहता है, पर मैं माफी क्यों मांगू? मैं एक चेयर पर बैठकर कहता हूँ, तुम सारे के सारे लोग पागल हो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हारे बेटे ने जिस गार्ड को मारा था वो उससे माफी मांगे और साथ में उसे 1 मिलियन का कंपनसेशन दे, और अगर तुम लोग ये नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है। ये सुनने के बाद जून और उसके डैड हंसते हैं। वो लोग इस बात पर चिंचुआन का काफी मजाक बनाते हैं। जब ये लोग मेरा मजाक बना रहे होते हैं तब मैं अपनी घड़ी को वापस से चेक करता हूँ और उनसे कहता हूँ, अब सिर्फ 40 सेकंड्स बचे हैं। जून के डैड कहते हैं, ठीक है अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। वो एक कॉल लगाते हैं उस क्लोथ फैक्ट्री में जहाँ पर मेरे पेरेंट्स काम करते हैं। वो उन्हें वहाँ पर जॉब से निकलवाने की धमकी देते हैं। वो आदमी वहाँ के ओनर से बात करता है और मेरे मॉम डैड का नाम लेता है और कहता है कि उन्हें काम पर से निकाल दें। कॉल पर जो पर्सन होता है वो कहता है, ठीक है मिस्टर ली, काम हो जाएगा। जून के डैड कॉल काट देते हैं और कहते हैं, इसको कहते हैं असली पावर। मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। मैं चेयर से उठता हूँ और जून के डैड जिस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ कॉल लगाता हूँ और उनसे कहता हूँ, इस ली गैंग को अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। ये कहकर मैं कॉल काट देता हूँ। जून के डैड को अभी भी ये सब मजाक लग रहा होता है, उन्हें लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं उनका ये रिएक्शन देखकर स्माइल करता हूँ। तभी जून के डैड के फोन पर कॉल आता है। वो उस कॉल को जैसे ही पिकअप करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमने आपको नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनते ही जून के डैड के हाथों से फोन गिर जाता है। तभी प्रिंसिपल न्यूज को चेक करते हैं और एक आर्टिकल बाहर आता है। वांडा ग्रुप ने ऑफिशियली पोस्ट करा होता है कि उन लोगों ने ली गैंग को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। इस टाइम पर जून के डैड के पसीने छूट रहे होते हैं। जून अपने डैड से पूछता है, डैड आखिर हो क्या रहा है? प्रिंसिपल उस आर्टिकल को पढ़कर काफी हैरान हो जाते हैं। जून अपने डैड से कहता है, डैड क्या आप ठीक हैं? आखिर प्रेसिडेंट ने क्या कहा ऐसा? जून के डैड कहते हैं, हमारा खेल खत्म हो चुका है, हमसे सारे शेयर्स छीन लिए गए हैं। ये सुनने के बाद जून को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। आखिर एक गरीब लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? जून के डैड जून को थोड़ा पीटते हैं और कहते हैं, तू चुप कर दे, सब तेरी वजह से हुआ है। उसके बाद वो तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। वो मेरा पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहे होते हैं, पर मैं उन्हें एक लात मारता हूँ और खुद से दूर कर देता हूँ और कहता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। वो अपना फोन उठाते हैं और कहते हैं, मेरे पास अभी भी बैकअप प्लान है, मेरे बैंक्स में अच्छी खासी सेविंग्स पड़ी हैं, मेरे पास अभी भी बहुत सारा पैसा है। तभी जून के डैड को बैंक से कॉल आती है, आपके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। ये सुनकर वो और शॉक हो जाते हैं। वो अपने घुटनों पर वापस से बैठ जाते हैं। उनके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में पुलिस आती है और जून और उसके डैड को पकड़ कर ले जाती है। जून चिल्ला रहा होता है, ये नहीं हो सकता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
पर प्रिंसिपल काफी उदास लग रहे होते हैं और उसके बाद वो मुझसे जाने के लिए कहते हैं। मैं प्रिंसिपल से पूछता हूँ कि आखिरकार आप क्यों परेशान हैं। वो मुझे बताते हैं कि जून के डैड 50 मिलियन स्कूल को देने वाले थे, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ वो बस 50 मिलियन ही तो देने वाले थे, इसमें इतनी उदास होने वाली क्या बात है। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए। प्रिंसिपल ये सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं, पर वो मुझे अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं। उनका अकाउंट नंबर लेने के बाद मैं 100 मिलियन उन्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। प्रिंसिपल ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मैं प्रिंसिपल ऑफिस से निकलते हुए कहता हूँ, अगली बार किसी अमीर आदमी को किसी गरीब को परेशान करने मत दीजिएगा। प्रिंसिपल मेरी ये बात ध्यान से सुनते हैं। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलता हूँ और कैंपस में चल रहा होता हूँ, तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन, मिशन कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलती है लेवल 1 की मेडिकल मास्टरी। जैसे ये रिवॉर्ड मुझे मिलता है, मेरे दिमाग में मुझे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सब कुछ समझ आने लगता है। मैं दिन ब दिन और ज्यादा ओपी होता जा रहा हूँ। खैर, तभी मैं देखता हूँ आगे एक जगह पर काफी ज्यादा भीड़ जमा होती है। मैं तुरंत वहाँ पर जाता हूँ और देखता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है। उसकी पोती उसके पास बैठकर रो रही होती है। उसके बॉडीगार्ड्स उस बूढ़े आदमी को उठाने के लिए आते हैं, पर मैं उनसे कहता हूँ इन्हें यहाँ से अभी मत हिलाना, वरना ये मर भी सकते हैं। ये सुनने के बाद उनकी पोती कहती है, क्या तुम कोई डॉक्टर हो? मैं उससे कहता हूँ, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। असल में तुम्हारे दादा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे थे, इसीलिए इनको की डेविएशन हो चुका है। इनका एनर्जी फ्लो पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका है। अगर तुम अभी इन्हें मूव करते हो तो इनकी सारी वेन्स ब्रेक हो जाएंगी। एक बॉडीगार्ड कहता है, आखिर ये बंदा आया कहाँ से? ओए तू ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाएगी। ये सुनने के बाद मैं उस बॉडीगार्ड से कहता हूँ, हाँ जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक ये निपट चुके होंगे। उस बॉडीगार्ड को ये सुनकर गुस्सा आता है। मैं अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन निकालता हूँ और उन लोगों को साइड हटने के लिए कहता हूँ, पर उनकी पोती मुझसे लड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन जमीन पर गिर जाती है और जिस बोतल में वो होती है वो बोतल टूट जाती है। पर क्योंकि ये मेडिसिन मुझे सिस्टम ने दी थी, इसीलिए ये मेडिसिन डायरेक्ट उसके ग्रैंडपा के मुंह में चली जाती है। ये देखकर उनकी पोती डर जाती है और कहती है, तुमने पक्का उन्हें कोई जहर दिया है, मैं अभी तुरंत पुलिस को बुला रही हूँ। पर उसके थोड़ी ही देर में ग्रैंडपा को होश आ जाता है। वो जैसे ही उठते हैं वो तुरंत सिचुएशन को समझ जाते हैं। वो अपनी पोती से कहते हैं, इस लड़के ने मेरी जान बचाई है, तुम इससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। उसके बाद वो ग्रैंडपा मेरा शुक्रिया अदा करता है। वो मुझे अपना नाम बताता है। उनका नाम कोंगफू होता है। मैं कहता हूँ मेरा नाम चिंचुआन है। उसके बाद उनकी पोती मुझसे माफी मांगती है। वो ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारी मेडिसिन सच में मैजिकल है, मेरी क्रॉनिक इलनेस तुरंत ही गायब हो गई। मैं उनसे कहता हूँ, उस मेडिसिन से आपकी जान तो बच गई, पर फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। वो ग्रैंडपा मुझसे कहते हैं, मिस्टर चीन प्लीज मुझे बचा लीजिए, कोंग फैमिली आपको इसके बदले अच्छा रिवॉर्ड देगी। मैं उनसे कहता हूँ ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है और उनसे उनका नंबर मांगता हूँ। अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं ये काम कर दूंगा। ये कहकर मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जब मैं आगे चलते हुए जा रहा होता हूँ, मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, मिशन कंप्लीट हो गया, आपने एक पर्सन की जिंदगी बचाई है। इसके रिवॉर्ड में आपको इस शहर का सबसे ज्यादा पॉपुलर नाइट क्लब दिया जा रहा है। ये देखते ही मैं कहता हूँ, ये क्या सिस्टम है यार, अब इसने मुझे एक क्लब का मालिक बना दिया। क्या ये सिस्टम मुझे प्लेबॉय बनाना चाहता है? तभी यहाँ पर भागते हुए मेरी गर्लफ्रेंड आती है और आते ही मुझे गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। मैं उससे पूछता हूँ कि वो रो क्यों रही है। वो मुझे बताती है, मैं काफी डरी हुई हूँ, मैंने सुना है कि तुम लीजून के साथ एक प्रॉब्लम में फंस गए हो और यहाँ तक कि उसके डैड ने भी तुम्हें धमकी दी है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के हेड को पेट करता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। तभी यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड की एक दोस्त आती है और मेरी गर्लफ्रेंड से कहती है, तो क्या ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अपनी उस दोस्त से इंट्रोड्यूस करती है। उसकी दोस्त का ध्यान डायरेक्ट मेरे जूतों की तरफ जाता है, जो कि थोड़े गंदे होते हैं। वो लड़की मुझसे कहती है, मैंने सुना है कि तुम दोनों के पेरेंट्स ही क्लोथ फैक्ट्रीज में काम करते हैं। मैं कहता हूँ, हाँ तुमने सही सुना है। वो लड़की अपने मन में कहती है, मुझे पता था कि ये एक गरीब लड़का है। आगे वो मुझसे कहती है, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम दोनों साथ में जरूर आना। मैं उससे पूछता हूँ कि हमें कहाँ आना है। वो लड़की कहती है, स्टारबक्स, एक ऐसी जगह जो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी तरफ देखती है। मैं उससे कहता हूँ, हाँ ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। पर असल में वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड को उसकी औकात दिखा देगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है और तुम्हारा कितना गरीब। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। मुझे देखकर सब लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या मैं ठीक हूँ। मेरे दोस्त कह रहे होते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उनसे कहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाइयों, सब ठीक है। ये सुनने के बाद मेरा एक दोस्त कहता है, सब ठीक है? क्या तुम सच कह रहे हो? खैर अगर तुम ठीक हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो, क्योंकि आज सब कुछ सही गया इसीलिए आज का डिनर मैं कराऊंगा। जैसा मेरे दोस्त ने कहा था, रात में हम सारे दोस्त मिलकर डिनर करने जाते हैं। हम सब वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। हमारी ये एंजॉयमेंट सिर्फ वहीं तक नहीं रहती। उसके बाद हम सारे लोग एक साथ साइकिल चलाते हुए आगे जाने लगते हैं। हम सारे दोस्त ऐसे ही मजे कर रहे होते हैं, पर तभी हमारे एक दोस्त की साइकिल के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और वो सीधा जाकर एक कार में टकरा जाता है। कार का ओनर बाहर निकलता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो मेरे दोस्तों को गालियां देने लगता है, जबकि मेरे दोस्त उससे माफी भी मांगते हैं। वो लोग उस आदमी से कहते हैं कि उसका जो
नुकसान हुआ है वो उसे भरने के लिए तैयार है। पर वो आदमी मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाने लगता है और उनसे कहता है कि इस कार को रिपेयर कराने की उनकी औकात नहीं है। वो उनसे 6 लाख युआन की डिमांड करता है, वरना वो कहता है कि वो उन्हें नहीं जाने देगा। ये सुनकर मेरा वो दोस्त कहता है 6 लाख युआन में तो सेकंड हैंड कार आ जाएगी। पर वो बंदा कहता है मेरी कार लग्जरी है, मैं नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। वो मेरे दोस्तों से काफी ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगता है। फिर वो आदमी किसी को कॉल लगाता है और उसे यहाँ पर बुलाता है। कुछ देर बाद वो आदमी आ जाता है। वो बंदा काफी ज्यादा तगड़ा होता है। वो आते ही मेरे दोस्तों से और पैसों की डिमांड करने लगता है। वो उनसे 8 लाख युआन मांगता है। मेरा एक दोस्त कहता है कि तुम हमसे जबरदस्ती पैसे नहीं ले सकते हो। पर वो मोटा आदमी मेरे दोस्त को लात मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मैं तुरंत मेरे दोस्त के पास आता हूँ। मैं उस मोटे आदमी से कहता हूँ तुम्हारी कार टूटी और हम पे करने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। वो मोटा आदमी ये सुनने के बाद कहता है तो क्या हो गया अगर मैंने इसे मारा, तू साले मेरा कर क्या लेगा। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें 6 लाख चाहिए ना। उसके बाद मैं अपनी पॉकेट से अपने ब्लैक कार्ड को निकालता हूँ और उस मोटे आदमी से कहता हूँ इसमें से काट लो। वो तगड़ा बंदा जो यहाँ पर आया था वो मेरे उस कार्ड को ले लेता है और उसे मशीन पर स्वाइप कर लेता है। मोटा आदमी ये देखकर काफी खुश हो जाता है। वो कहता है मैं तो इस लड़के को गरीब समझ रहा था, पर ये तो एक अमीर लड़का निकला, हमारा तो जैकपॉट लग गया। मेरा एक दोस्त मुझसे पूछता है हे भाई तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। पर अभी मैं मेरे दोस्त की बातों पर ध्यान नहीं देता। मुझे काफी गुस्सा आया था जब उस मोटे ने मेरे दोस्त को मारा। मैं उस मोटे आदमी को ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। वो तगड़ा बंदा जो कि यहाँ पर आया था, मैं उसके पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ तुम्हारा नाम ड्रैगन है ना। इस मोटे आदमी ने तुम्हें हमें डराने के कितने पैसे दिए थे, मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, बस इस मोटे का हाथ तोड़ दो। मोटा आदमी कहता है मेरा ड्रैगन भाई कभी ये नहीं कर सकता। ड्रैगन बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। मैं ड्रैगन से कहता हूँ कि तुम इसमें से 6 मिलियन और ले सकते हो, बस उसका एक हाथ तोड़ने के। ड्रैगन उस ब्लैक कार्ड को देखता और कहता है बात असल में पैसों की नहीं है, आपके पास ये कार्ड है इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत ही अमीर फैमिली के यंग मास्टर होंगे और पैसों से ज्यादा मुझे कनेक्शंस पसंद है। ये कहने के बाद ड्रैगन एक कसकर थप्पड़ मारता उस मोटे आदमी को। वो मोटा आदमी पूरा शॉक हो जाता है। ड्रैगन अपने बाकी के साथियों से कहता है उठाकर फेंका इस मोटे को। ड्रैगन के आदमी उस मोटे को एक कोने में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उसे बहुत मारते हैं। ड्रैगन मेरा कार्ड मुझे वापस करते हुए कहता है यंग मास्टर आपको इस काम के मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेरे बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आपके पास ये जो ब्लैक कार्ड है वो पूरी कंट्री में सिर्फ 3 ही लोगों के पास है, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ करिएगा। अगर आपको कभी भी किसी को पिटवाना हो तो बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। ड्रैगन मुझे अपना कार्ड देता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। मेरा एक दोस्त मुझसे कहता है मुझे सच बताओ मेरे भाई, तुम एक बहुत ही अमीर इंसान हो पर गरीब होने का नाटक कर रहे थे ताकि हमारी लॉयल्टी टेस्ट कर सको। मैं उनसे कहता हूँ क्या तुम लोग यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं एक लॉटरी जीत गया हूँ। मेरा एक दोस्त कहता है अगर तुम कहोगे कि एलियंस होते हैं मैं तो तुम्हारी उस बात पर भी यकीन कर लूंगा। खैर सीन शिफ्ट होता है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया होता हूँ एक कार खरीदने के लिए। हमारे चारों तरफ लग्जरी कार्स होती हैं। तभी वहाँ की एक स्टाफ आती है, वो हमें ग्रीट करती है। वो हमसे पूछती है कि क्या हमारे पास अपॉइंटमेंट है। मैं उससे कहता हूँ नहीं हमारे पास नहीं है। वो कहती है दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको रजिस्टर कर देती हूँ। मैं उससे कहता हूँ ठीक है। उसके बाद वो मुझे कार्स दिखाना शुरू करती है। वो हमें जो कार दिखा रही होती है उसका प्राइस होता है 2.4 मिलियन। वो हमें बताती है कि इस कार का स्टाइल और इसकी परफॉर्मेंस दोनों ही बढ़िया है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता हूँ कि उसे यहाँ पर कौन सी कार अच्छी लग रही है। मेरी गर्लफ्रेंड कहती है अगर सच बोलूं तो यहाँ पर कोई भी कार इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। तभी मेरी गर्लफ्रेंड को एक कार पसंद आ जाती है। वो मुझे जल्दी से उस कार के पास ले जाती है। वो मुझसे कहती है कि उसे ये कार अच्छी लग रही है। आगे वो कहती है तुम पर ये कार बहुत सूट करेगी। वहाँ की एम्प्लॉय आकर बताती है ये ला फरारी है, ये एक टॉप लिमिटेड एडिशन है। मैं उस एम्प्लॉय से पूछता हूँ इस कार का प्राइस क्या है। वो मुझे बताती है स्टार्टिंग प्राइस तो 25 मिलियन है, सारे टैक्स मिलाकर आपको ये 50 मिलियन की मिलेगी। मैं उससे कहता हूँ ठीक है मुझे यही कार चाहिए। ये सुनकर वो एम्प्लॉय शॉक होती है और कहती है सर क्या आप सच कह रहे हैं। मैं उससे कहता हूँ हाँ मेरे लिए एक ऑर्डर कर दो। उस एम्प्लॉय को यकीन नहीं होता। वो कहती है पहले मुझे आपका बैंक बैलेंस देखना होगा। मैं कहता हूँ ठीक है और उसे मेरा ब्लैक कार्ड निकाल के दे देता हूँ। वो ब्लैक कार्ड को देखते ही समझ जाती है कि उसे बैंक बैलेंस चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं उससे कहता हूँ अब तो मैं इसे ले सकता हूँ है ना। वो कहती है जी सर बिल्कुल। तभी शोरूम का मैनेजर आ जाता है। वो कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है। वो एम्प्लॉय वहाँ के मैनेजर को बताती है कि मैं ला फरारी खरीदना चाहता हूँ। वो ये भी कहती है मैंने ऑलरेडी इनका बैंक बैलेंस चेक कर लिया है, ये एक बिलियनर है। ये सुनते ही वहाँ का मैनेजर अपने घुटनों पर स्लाइड करता हुआ मेरे पास आता है। वो कहता है मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मैं उस मैनेजर से कहता हूँ बातें बंद करो, मेरे इस कार्ड को स्वाइप करो और उस कार को मेरे घर पर डिलीवर करो। आगे वो मैनेजर खड़ा होता है और मुझसे कहता है मिस्टर चुआन आपके पास पैसे तो हैं, फरारी खरीदने के कुछ रूल्स हैं। ला फरारी को खरीदने के लिए आप एक VIP होने चाहिए, आपके पास कम से कम फरारी की 5 कार्स होनी चाहिए, उसके बाद आप ला फरारी को खरीद पाएंगे। ये सुनने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड कहती है अरे कोई बात नहीं चुआन हम रहने देते हैं। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ मुझे 5 फरारी और चाहिए होंगी। मैनेजर कहता है हाँ आपने सही कहा। ये सुनते ही मैं एक के बाद एक कार पर पॉइंट आउट करते हुए कहता हूँ ठीक है मेरे लिए ये वाली कार भी कर दो और ये वाली भी और साथ में ये वाली भी और पीछे जो 2 कार्स हैं मुझे वो भी चाहिए। ये लो मैंने टोटल 5 कारें सेलेक्ट कर ली। अब मेरे कार्ड को स्वाइप करो और जल्दी से पेमेंट कंप्लीट करो, इसके बाद तो मैं ला फरारी ले सकता हूँ है ना।
ये सुनने के बाद वहाँ की एम्प्लॉय और वहाँ के मैनेजर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ जल्दी पेमेंट करो यार। वहाँ की एम्प्लॉय अपने मन में सोच रही होती है ये कोई आम अमीर इंसान नहीं है बल्कि ये बंदा गॉड ऑफ वेल्थ है। मैनेजर चिल्लाते हुए वहाँ की एम्प्लॉय से कहता है शाओ शाओ जल्दी से जाकर पेपर वर्क हैंडल करो। वहाँ की एम्प्लॉय मुझसे कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो मेरे पास आकर कहती है सर क्या आप मुझे वीचैट पर ऐड करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं वीचैट पर आपसे कार के बारे में बात करूंगी पर आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैं उससे कहता हूँ नहीं मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। ये सुनकर वो एम्प्लॉय थोड़ा गुस्सा होती है। खैर आगे आकर मैनेजर मुझे बताता है यंग मास्टर कार्स को डिलीवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सारी कार्स की डिलीवरी करने में हमें अराउंड 3 महीने लग सकते हैं। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ मुझे आज कहीं जाना था, बिना कार के मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? तभी वहाँ की एम्प्लॉय मुझसे कहती है आप मेरी मर्सिडीज ले जा सकते हैं। मैं उसकी उस मर्सिडीज को ले लेता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड की जहाँ पर बर्थडे पार्टी थी मैं उसे वहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। जब मैं अपनी कार को बाहर पार्क करता हूँ तो अंदर से मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड उस कार को देखती है और उसका बॉयफ्रेंड भी। मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड कहती है ये तो मर्सिडीज सी क्लास में आया है, बेचारी मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड कितना गरीब है। ये सुनकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड हंसता है और कहता है ऐसा मत कहो बेबी, एक गरीब स्टूडेंट के लिए मर्सिडीज सी क्लास को रेंट करना काफी बड़ी बात है। तभी हम लोग उस कैफे के अंदर आ जाते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त मुझसे पूछती है मैंने सुना था कि तुम लोग कार शॉपिंग के लिए गए हो, तो तुमने वहाँ पर जाकर कौन सी साइकिल पसंद की? मेरी गर्लफ्रेंड मुस्कुराते हुए कहती है हमने फेरारी खरीदी है। उसकी फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड होता है ये सुनकर वो कहता है हाँ तुमने फरारी का टॉय मॉडल खरीदा है। मेरी गर्लफ्रेंड कहती है मैं सच बोल रही हूँ, चुआन ने ला फरारी खरीदी है। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और एक चश्मे वाला बंदा कहता है तुम्हें पता भी है ला फरारी खरीदने के कुछ रूल्स हैं, उसके लिए तुम्हारे पास 5 फरारी ऑलरेडी होनी चाहिए, क्या तुम्हारे पास वो है? ये सुनकर मैं कहता हूँ हमारे पास थी नहीं, इसीलिए हमने 5 फरारी खरीद ली। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। उन लोगों को ये सारी बातें मजाक लग रही होती हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड उससे कहती है शायान क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड पागल हो चुका है? ये सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा उदास हो जाती है। तभी वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देता है। वो उससे कहता है हैप्पी बर्थडे चियान, ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेटेस्ट एलवी का बैग। अपना बर्थडे गिफ्ट देखकर चियान काफी खुश हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड मुझसे कहता है अरे हमारे टाइकून चुआन जिसने अभी अभी 6 फरारी खरीदी है, वो चियान को बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाला है? ये सुनकर मैं कहता हूँ मैंने पहले तो कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं क्या गिफ्ट दूंगा, पर क्योंकि मैंने अभी अभी 5 फरारी खरीदी हैं ताकि मैं ला फरारी को खरीद सकूं, इसीलिए उन 5 फरारी में से एक मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के बाद चियान कहती है कौन सी फरारी? मैं उसे वो सारे मॉडल्स बताता हूँ जो मैंने खरीदे हैं और उससे कहता हूँ जब कार की डिलीवरी हो जाएगी तब तुम्हें जो पसंद हो वो ले लेना। ये सुनने के बाद चियान कहती है तुम अब कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक रहे हो। उसका बॉयफ्रेंड ये सुनकर हंसने लगता है और उसके साथ वाले बाकी लोग भी। एक लड़का मुझसे कहता है हे चुआन क्या तुम्हें फरारी का प्राइस भी पता है? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती है इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। खैर चियान का बॉयफ्रेंड कहता है अब मेन पार्टी का टाइम हो चुका है, हम सारे लोग मिक्स जा रहे हैं। ये सुनकर चियान काफी खुश हो जाती है क्योंकि मिक्स इस शहर का सबसे बड़ा क्लब है और इन लोगों को अभी ये बात नहीं पता ये क्लब किसी और का नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर का है। खैर चियान का बॉयफ्रेंड कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे बर्थडे पर हम काफी एंजॉय करने वाले हैं। चियान का बॉयफ्रेंड अभी भी मेरा मजाक उड़ाता है। खैर उसके बाद हम सब निकल जाते हैं क्लब के लिए। जब चियान का बॉयफ्रेंड क्लब के सामने अपनी कार को पार्क कर रहा होता है तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे बताता है आप इतनी सस्ती कार को क्लब के बाहर खड़ा नहीं कर सकते हैं। चियान का बॉयफ्रेंड कहता है पर मेरी कार जी वैगन है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है सर एक बार बाकी की कार्स को तो देखिए, आपकी जी वैगन उनके आगे कुछ भी नहीं है। चियान का बॉयफ्रेंड भी समझ जाता है कि उसकी औकात कितनी है। वो चुपचाप अपनी कार को लेकर बेसमेंट की तरफ निकल जाता है। तभी मैं जाकर फ्रंट पर अपनी कार पार्क करने लगता हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास भी आता है और मुझे रूल्स बताने लगता है। मैं उससे कहता हूँ यहाँ पर जगह खाली है इसलिए मैं यहाँ पर पार्क कर रहा हूँ, आखिर दिक्कत क्या है? ये पूरा क्लब वैसे भी मेरा है। ये सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है ओए तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग आते हैं। मैं उस गार्ड से कहता हूँ मेरे से बहस करना बंद कर, मैं अपनी कार को यहीं पर पार्क करूंगा, जाओ और जाकर अपने मैनेजर को यहाँ पर लेकर आओ, उससे कहना कि चिंचुआन आया है। वो गार्ड ये सुनने के बाद मैनेजर को कॉल करता है। पहले तो मैनेजर काफी एटीट्यूड में बोलता है क्या काम है जो मुझे कॉल किया? तभी गार्ड बताता है सर यहाँ पर एक कस्टमर आए जिनका नाम चिंचुआन है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही वो मैनेजर भागते हुए अपने कैबिन से निकलता है और जल्दी से मेरे पास आता है। वो मुझसे आकर कहता है मिस्टर चिंचुआन मेरा नाम शाओडाई है, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आप आने वाले हैं। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ क्या अब मैं अपनी हर बात तुझे बताऊंगा? वो मैनेजर गार्ड को डांटने लगता है और कहता है तुम आखिर इनसे कैसे बात कर रहे थे, ये यहाँ के बॉस हैं। मैं उस मैनेजर से कहता हूँ अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो यहाँ पर आकर मेरी कार को पार्क करो। मैनेजर कहता है अभी आए सर। आगे वो मेरी कार को उस पार्किंग स्पॉट पर पार्क कर देता है और मेरे पास आकर कहता है बॉस मैंने आपकी कार को पार्क कर दिया है, मैं आपके लिए अभी वीआईपी रूम को तैयार करवाता हूँ। मैनेजर को ऐसा करता देख वहाँ के बाकी के सारे कस्टमर शॉक हो जाते हैं। तभी चियान और उसका बॉयफ्रेंड बेसमेंट में कार पार्क करके बाहर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं सस्ती कार्स को हम फ्रंट पर खड़ा नहीं कर सकते। मैं उन्हें कहता हूँ पर जरा देखो तो मेरी मर्सिडीज तो डोर के सामने खड़ी है। ये देखने के बाद चियान कहती है आखिर उन लोगों ने तुम्हें वहाँ पर कार पार्क कैसे करने दी? मेरी गर्लफ्रेंड कहती है
मैंने तुमसे कहा तो कि चियान यहाँ का ओनर है। ये सुनकर चियान का बॉयफ्रेंड वापस से हंसने लगता है। मेरी गर्लफ्रेंड वापस से थोड़ा निराश हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे चियान, कुछ दिन बाद तो तू बोलेगा कि तू यहाँ का प्रेसिडेंट है। सब लोग हंसने लगते हैं। तभी चियान का बॉयफ्रेंड अपने एक जानने वाले बंदे से जाकर बात करता है और उससे पूछता है, ब्रदर ली, क्या मेरा टेबल रेडी है? मेरे सारे दोस्त यहाँ आ चुके हैं। पर ब्रदर ली कहता है, आज कोई भी टेबल नहीं बचा। चियान का बॉयफ्रेंड कहता है, पर मैंने तो 2 दिन पहले बुकिंग करी थी ना, तो मेरा टेबल कहाँ गया? वो बंदा कहता है, किसी ने तुम्हारे टेबल के लिए 1 लाख युआन एक्स्ट्रा दे दिया, इसीलिए हमने उसे वो टेबल दे दिया। वैसे भी उस पर्सन के आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। क्या तुम खर्चा कर सकते हो 1 लाख युआन? ये सुनने के बाद चियान का बॉयफ्रेंड कहता है, 1 लाख? 50,000 खर्चा करने में ही मेरा दिल दुखने लगता है। पर फिर भी वो उससे कहता है, प्लीज ब्रदरली, हमारे लिए कुछ तो जुगाड़ कर दो, वरना मेरी नाक कट जाएगी। ब्रदरली कहता है, कुछ बाहर सीट्स खाली पड़ी है, तुम उन्हें ले सकते हो, और अब यहाँ से जाओ, मेरे पास और भी कस्टमर्स हैं हैंडल करने के लिए। तुम्हारा शुक्रिया ब्रदरली। उसके बाद वो चियान के पास वापस आता और कहता है, एक बड़े आदमी ने हमसे हमारा टेबल ले लिया है। उसने 2 लाख युआन एक्स्ट्रा देकर वो टेबल ले लिया। मेरा दोस्त कुछ भी नहीं कर पाया, पर मैंने उससे बात करी और वो हमें कुछ बार सीट्स देने के लिए तैयार हो गया। चलो सब लोग अंदर चलते हैं। ये सुनने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड कहती है, हमारे पास कोई टेबल नहीं है क्या? कोई बात नहीं, हम चियान के वीआईपी रूम में जा सकते हैं। ये सुनकर चियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हर टाइम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना बंद करो शोयान। चियान का बॉयफ्रेंड मुझसे कहता है, ओए गरीब, तुझे पता भी है मिक्स में कितना खर्चा होता है? कम से कम 5 लाख। तभी भागते हुए मिक्स का मैनेजर मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, बॉस, हमने आपके वीआईपी रूम को रेडी कर दिया है। ये सुनने के बाद चियान का बॉयफ्रेंड हैरान रह जाता है। चियान अपने मन में सोचने लगती है, मैंने तो एक बड़ी गलती कर दी अपने बॉयफ्रेंड का साथ देने के लिए। मैंने फरारी पाने का मौका मिस कर दिया। खैर, उसके बाद हम सारे के सारे लोग वीआईपी रूम की तरफ जाने लगते हैं। जब हम सब मेरे वीआईपी रूम में जाकर बैठ जाते हैं, तब मेरे पास चियान आती है मुझे मस्का मारने के लिए। वो मुझसे कहती है, फरारी की डिलीवरी 3 महीनों में हो जाएगी, है ना? मैं उतना इंतजार कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद मैं उससे कहता हूँ, बहुत देर हो गई है, तुमने मौका गवा दिया है। चियान कहती है, यंग मास्टर चियान, मैंने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से आप पर शक करा। मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, और अगर आप मुझे माफ कर देते हैं तो आज रात मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर मैं ये सुनकर उससे कहता हूँ, भग जा यहाँ से, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड है। पर क्योंकि मैं चियान से ऊंची आवाज में बात कर रहा था, ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मुझ पर चिल्लाने लगता और कहता है, तू 2 कौड़ी के आदमी, तेरी औकात कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करने की? मैं ये सुनने के बाद उससे कहता हूँ, तू चिल्ला किस पे रहे बे? वो मुझसे कहता है, ये क्लब तेरा है, इसलिए तू ज्यादा हवा में उड़ रहा है। पर मैं तुझे पहले ही बता दूं, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ। तुम्हारे पास बस ये एक छोटा सा क्लब है। चियान अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे हक करते हुए कहता है, आज रात तुम मेरे साथ रहो और कल परसों तक मैं फरारी तुम्हें खुद दिला दूंगा। ये सुनने के बाद चियान मुझसे कहती है, तुम गरीब, तुम सच में अपनी औकात भूल रहे थे। मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है। चियान का बॉयफ्रेंड टेबल पर खड़ा होकर कहता है, अब मैं तुम सबको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुनकर तुम्हारी फट जाएगी। मेरी फैमिली का जो 5 स्टार होटल है, वो जल्दी एक बहुत बड़े ब्रांड का पार्टनर बनने वाला है। ये सुनकर उसके दोस्त पूछते हैं, तुम्हारा होटल किस ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करने वाला है? चियान का बॉयफ्रेंड कह रहा होता है, जब वो पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो जाएगी तब मेरे होटल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप करने वाले हैं वो है हिल्टन ग्रुप, इस कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी। इस पागल को अभी तक ये नहीं पता कि हमारे एमसी की कंपनी है। इसके बहुत बुरे लगने वाले हैं। खैर, आगे ये कहता है, हमारे होटल की पार्टनरशिप हिल्टन ग्रुप के साथ हो जाएगी तो मैं तुम्हारे इस क्लब के सामने एक अपना क्लब खोलूंगा और तुम्हारे सारे कस्टमर्स चुरा लूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं इतने समय से बर्दाश्त कर रहा था, पर इस बार इसकी बातें बर्दाश्त से बाहर चली जाती हैं। मैं तुरंत अपना फोन उठाता हूँ और इससे कहता हूँ, मुझे माफ करना, पर अब तुम बर्बाद होने वाले हो। ये सुनने के बाद वो बंदा अभी भी अकड़ में होता है। उसे लग रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो मुझसे कहता है, अगर तेरी गर्लफ्रेंड कुछ समय के लिए मेरे पास आ जाए तो शायद से मैं तुझे माफ कर दूंगा। मुझे इसकी बात पर काफी गुस्सा आता है। मैं तुरंत अपनी हिल्टन कंपनी की सेक्रेटरी को कॉल करता हूँ और उससे कहता हूँ, जो स्टेरी होटल नाम के प्लेस से तुम लोग पार्टनरशिप करने वाले हो, उससे तुरंत अपनी डील तोड़ दो। ये सुनने के बाद मेरी सेक्रेटरी कहती है, जैसा आप कहे मिस्टर चियान, हम तुरंत उन लोगों से अपनी डील खत्म कर देते हैं। उसके बाद मैं अपनी सेक्रेटरी से कहता हूँ, इस डील को खत्म करने के बाद पूरी इंडस्ट्री में ये बात फैला दो, जो भी स्टेरी होटल के साथ डील करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। ये कहने के बाद मैं कॉल कट कर देता हूँ और चियान के बॉयफ्रेंड से कहता हूँ, ओए मोटे, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बुरा बोल रहा था। उस बंदे को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता, पर तभी उसके फोन पर उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड फोन से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, अबे मेरी पागल औलाद, ये तूने क्या कर दिया? आखिर तूने किस अमीर आदमी को नाराज कर दिया है? हिल्टन ग्रुप ने हमसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। अब हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हिल्टन ग्रुप की वजह से कोई भी कंपनी अब हमारे साथ डील नहीं करेगी और हिल्टन ग्रुप हमारी फैमिली पर अटैक भी करवा सकती है। ये सुनकर चियान के बॉयफ्रेंड के पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत मेरे आगे अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मुझसे कहता है, यंग मास्टर, आखिर कौन है? मैं उसे बताता हूँ, मैं हिल्टन ग्रुप का नया बॉस हूँ। तू एक छोटे से होटल के
वाली का बेटा मुझे अकड़ दिखा रहा था। मैं तेरी सारी बातें बर्दाश्त कर रहा था, पर अब तेरा कुछ ज्यादा ही हो गया। इस टाइम पर चियान का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो एक टाइप से पागल हो चुका होता है, क्योंकि अब उसका पूरा फैमिली बिजनेस बर्बाद हो चुका है। वो खुद को गालियां दे रहा होता है। ये सुनकर चियान भी शौक हो जाती है। वो भी नीचे जमीन पर बैठ जाती है, क्योंकि उसने भी हमारे एमसी की बेइज्जती करी थी। अब उसे भी डर लगने लगता है। चियान के जो बाकी के सारे दोस्त होते हैं वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं। उनकी भी अंदर ही अंदर फट रही होती है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर उसे उठाता हूँ और उन लोगों से कहता हूँ, दोबारा कभी किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करी तो मैं उसको और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर आ जाता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, तुम आगे जाओ। तभी जब मैं आगे जा रहा होता हूँ, सिस्टम की मुझे नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन, साइट क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। मिशन रिवॉर्ड के तौर पर आपको जीशिंग मीडिया के 50% शेयर्स मिलते हैं। इस बार सिस्टम ने मुझे 50% शेयर्स रिवॉर्ड दिए हैं, वो भी जीशिंग मीडिया के। कहा जाता है कि वहाँ के बॉस की जो बेटी है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड इतना टाइम क्यों लगा रही है? तभी मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे आगे खड़ी दिख जाती है। वो थोड़ी परेशान लग रही होती है। मैं उससे जाकर पूछता हूँ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हें क्या हुआ है? पर वो मुझे बताती है कि वो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उससे कहता हूँ, मुझे नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं, और उसे लेकर यहाँ से जाने लगता हूँ। खैर आगे हम देखते हैं, एक मोटा बंदा ड्रिंक कर रहा होता है और वो काफी गुस्से में होता है। असल में वो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की से मिला होता है। उसे वो लड़की काफी पसंद आती है, और जिस लड़की की ये मोटा लड़का बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड थी। ये मोटा लड़का बताता है कि जब वो वॉशरूम से निकली थी तब इसने उसका हाथ पकड़ लिया था, पर एमसी की गर्लफ्रेंड ने इसे थप्पड़ मार दिया था। एक लड़की उस मोटे लड़के से पूछती है, बॉस चैन किसकी औकात हुई आपको थप्पड़ मारने की? वो मोटा लड़का बताता है कि व्हाइट ड्रेस में एक लड़की थी और वो एक ब्लैक कलर की स्कर्ट पहने हुई थी। तब ये काले सूट वाला आदमी कहता है, उधर देखो, क्या वो वही लड़की है? हम देखते हैं वो काले सूट वाला आदमी एमसी की गर्लफ्रेंड पर इशारा करता है। वो मोटा बंदा उसे देखकर कहता है, हाँ ये वही है। और उस लड़की को एमसी के साथ देखने के बाद वो मोटा लड़का कहता है, ये लड़की मुझसे शरीफ होने का नाटक कर रही थी, पर अब जरा इसे देखो, ये एक लड़के के साथ कहीं जा रही है। वो काले सूट वाला आदमी अपने बंदों से कहता है, मेरे छोटे भाई को वो लड़की पसंद आई है, ओए कुछ लौंडे लेकर जा और उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। मोटा लड़का ये सुनकर कहता है, अरे मेरे भाई ये आइडिया सही नहीं होगा, हम अभी अपने शहर में नहीं है। पर वो काले सूट वाला आदमी कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब संभाल नहीं सकता? वो मोटा आदमी कहता है, नहीं नहीं भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वो काले सूट वाला आदमी एमसी की गर्लफ्रेंड को लेने के लिए कुछ लौंडे भेज देता है। मैं जो जस्ट अभी अपनी कार में बैठा होता हूँ, इस बात से अनजान कि कुछ लोग मेरे पीछे आने वाले हैं। मैं जैसे ही कार को स्टार्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे सामने काफी सारे लड़के खड़े हैं। मेरी गर्लफ्रेंड उन लड़कों को देखकर कहती है, क्या ये लड़के उस मोटे आदमी ने भेजे होंगे? मैं कहता हूँ, तुम किस आदमी की बात कर रही हो? वो मुझे सब कुछ बता देती है और उसके बाद वो कहती है, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। ये सुनकर मैं मेरी गर्लफ्रेंड से कहता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं बाहर जाकर इन लोगों को संभालता हूँ। ये कहकर मैं उसके हेड को पेट करता हूँ, पर वो मुझे बाहर जाने से रोक रही होती है, क्योंकि वो डरी हुई होती है कि मुझे कुछ होना जाए। पर मैं उससे कहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर मैं कार से बाहर निकलता हूँ और उन लड़कों से कहता हूँ, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? उन लड़कों का बॉस बोलता है, हमारे बॉस को तुम्हारी गर्लफ्रेंड चाहिए। मैं ये सुनकर कहता हूँ, तुम्हारे बॉस से कह दो कि वो भाड़ में जाए। वो बंदा मुझसे कहता है, हमारे बॉस कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिनके साथ तुम पंगे ले सको। ये सुनकर मैं कहता हूँ, हाँ हाँ बुला ले तेरे बॉस को, मैं भी देखता हूँ कौन है। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो सारे लड़कों को मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। सब लोग मेरे पास मुझे मारने के लिए आते हैं, पर मैं कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाता और एक एक करके उन सबको पेल देता हूँ। उनका बॉस ये देखकर हैरान हो जाता है। मैं उससे कहता हूँ, जब बात मार्शल आर्ट्स की हो तो तुम मुझसे पंगा नहीं ले सका। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो मुझे बताता है कि वो क्लास 2 का मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है और ये बंदा मुझे क्लास 1 का मार्शल आर्ट आर्टिस्ट समझ रहा है। ये पिटेगा मेरे से। खैर वो बंदा डायरेक्ट मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका अटैक मुझे इतना ज्यादा स्लो लगता है कि मैं एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता हूँ। वो ये देखकर शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि मैं भी क्लास 2 का हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अब वो अपनी फुल पावर का यूज करेगा। वो अपनी फुल पावर के पास मेरे पास आ रहा होता है। ये देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ, अगर तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। इस बंदे को पता नहीं, पर असल में मैं क्लास 4 का मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हूँ और अब मैं क्लास 4 की फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। मैं एक बहुत ही जोर से किक उसको मारता हूँ। वो जाकर दूर गिरता है और वहाँ की जमीन में गड्ढा कर देता है। वो काफी जख्मी हो जाता है और मुझसे कहता है, तुम क्लास 2 के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं उसके पास आकर कहता हूँ, मैंने तो तुमसे कहा भी नहीं था कि मैं कौन सी क्लास पर हूँ। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था, उस बंदे को अपनी और मेरी पावर के बीच का डिफरेंस नजर आने लगा है। वो समझ जाता है कि मेरे आगे उसकी कोई भी औकात नहीं है। तभी उस बंदे का बॉस आ जाता है और वो मुझे रुकने के लिए कहता है। वो मेरे पास आकर कहता है, तुम लड़ तो सकते हो, पर तुम्हें पता नहीं कि इस दुनिया में पैसा मैटर करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है, मैं बस एक कॉल करके तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। मेरी एक कॉल से कल तक तुम जेल में हो गए। तुम्हारा खेल तो अब खत्म है बेटे। अगर तुम झुककर मुझसे माफी मांगते हो और अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे साथ भेज देते हो तो शायद से मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे इन लोगों की बातें अब काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती हैं। जिस बंदे को मैंने कुछ टाइम पहले ही पीटा था वो उठकर कहता है, बॉस एक बार आप इसकी गर्लफ्रेंड को ले जाइए, उसके बाद मैं भी इसको सबक सिखाऊंगा। मुझे इस जमीन पर पड़े बंदे की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं उसके मुंह पर एक खतरनाक लात मारता हूँ। ये देखकर उसका बॉस कहता है, तुमने अब हद पार कर दिया। वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता और किसी को कॉल लगाता है। वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके पुलिस वाले को यहाँ पर बुलाता है और उसके बाद मुझसे कहता है, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ ही देर में वो पुलिस वाला यहाँ पर आ जाता है। वो पुलिस वाला सिगरेट पीते हुए उस काले सूट वाले से कहता है, तुम हर जगह परेशानी खड़ी करते हो यार, अब तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो आदमी उस पुलिस वाले से कहता है, मैं तो शांति से अपना काम कर रहा था, पर एक
लड़का मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मैं उस पुलिस वाले से कहता हूँ, क्या तुम इस काले सूट वाले की साइड हो? वो काले सूट वाला कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि अब तुम्हारा खेल खत्म है। वो पुलिस वाला मुझे पकड़ने ही वाला होता है, पर तभी यहाँ पर एक और कार आती है और उस कार से निकलता है एक हेड डिपार्टमेंट का कैप्टन। वो मेरे पास आते हुए कहता है, मिस्टर चुआन मुझे माफ करेगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। वैसे मिस्टर चुआन यहाँ पर हो क्या रहे हैं? उस कैप्टन को मुझसे बात करता देख उस पुलिस वाले की फट जाती है। वो कैप्टन भी उस पुलिस वाले को देख लेता है और उससे कहता है, ओए तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो पुलिस वाला कहता है, सर असल में मैं यहाँ पर एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। पर कैप्टन उसे एक थप्पड़ मारता और उससे कहता है, बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हें मिस्टर चुआन से बदतमीजी करते हुए देखा। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मिस्टर चुआन ओल्ड मास्टर के खास दोस्त हैं और वो पूरी कॉन्ग फैमिली के मेहमान हैं। ये सुनकर उस पुलिस वाले की फट जाती है और वो कहता है, क्या मैंने एक वीआईपी से दुश्मनी ले ली? कैप्टन बताते हैं, ओल्ड मास्टर आज एक गैदरिंग रख रहे हैं, उन्होंने मुझे मिस्टर चुआन को लेने के लिए भेजा है। कैप्टन मुझसे आकर कहता है, मिस्टर चुआन आपके हिसाब से हमें इन लोगों का क्या करना चाहिए जिन्होंने आपसे बदतमीजी करी है? मैं उससे कहता हूँ, ये लोग मुझे कभी दोबारा दिखाई नहीं देने चाहिए। कैप्टन पुलिस वाले से जाकर कुछ कहता है। कैप्टन जो भी कहता है वो पुलिस वाला अपने कैप्टन की बात मान लेता है। वो पुलिस वाला कहता है कि अब वो उस काले सूट वाले को छोड़ेगा नहीं। वो तुरंत उस काले सूट वाले आदमी को अरेस्ट कर लेता है। वो काले सूट वाला आदमी तुरंत एमसी से माफी मांगने लगता है, वो भी रोते हुए। वो कहता है, यंग मास्टर मुझे पता नहीं था कि मैं किससे भिड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पुलिस वाले से कहता हूँ, इसे कम से कम कितने सालों की सजा मिल सकती है? पुलिस वाला कहता है, इस आदमी के ऊपर पहले से काफी केसेस चल रहे हैं, तो कम से कम इसे उम्र कैद होगी। कैप्टन ये सब देखने के बाद कहता है, मिस्टर चुआन अब जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता हूँ और उससे हक करता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम अपने घर जाओ और अपना ध्यान रखना।